रहा है और कुछ लोगों के लिए तो ज़्यादा पेनफुल रहा है, जिनका पीएमसी बैंक में एफडी था, या फिर लोखंडवाला मिनरवा में फ्लैट लिया था, या फिर आरकॉम का सिम कार्ड लिया था, या फिर जेट एयरवेज में बुकिंग करवाया था, या कॉक्स एंड किंग्स में ट्रैवल बुक करवाया था। तो ये बहुत पेनफुल पीरियड रहा है और अनफॉर्चुनेट पीपल है ये लोग। इससे एक मालूम पड़ता है कि, और इसमें मधुसूदन केला जी का ये जो है, ये आज हम लोग सुबह डिस्कशन कर रहे थे कि इकोनॉमी 2019 में कैसा था, 2020 में कैसा था, और उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे हम। बट मधुसूदन केला जी के बारे में मैं बता दूं कि इनका जो एजुकेशन है वो हिंदी मीडियम में हुआ है। 11th स्टैंडर्ड तक उन्होंने हिंदी में, इंग्लिश सीखा भी नहीं था, राइट। और उसके बाद में उन्होंने जो है वो MBA किया, तब उन्होंने इंग्लिश सीखा। तो आज का हम कन्वर्सेशन भी हिंदी और इंग्लिश में रखेंगे, राइट। हिंदी इंग्लिश से आपको एक इंसिडेंस बताऊँ। 31st की शाम को मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें 2 एस्ट्रोलॉजर थे, एक हिंदी में बात कर रहे थे और एक इंग्लिश में बात कर रहे थे। तो पहला क्वेश्चन उनको हिंदी वाले को पूछा कि आपको क्या लगता है कि ये पिछला साल आपको ये कैसा रहा अपना जो है। तो बोले मैंने तो आपको साल शुरू होने से पहले ही बता दिया था कि ये साल 19-20 रहेगा। बोले दूसरे इंग्लिश वाले को पूछा कि हाउ डू यू लुक एट 2020, तो बोले ये इट विल बी लाइक 2020। सो इंग्लिश और हिंदी का जो बेनिफिट है ये अच्छा है अपने को। सो मधु भाई का जो है वो करियर का थोड़ा डिस्कशन करते हैं। पहले 2002 में उन्होंने रिलायंस ज्वाइन किया, रिलायंस म्यूचुअल फंड, और तब रिलायंस ग्रोथ का जो NAV था वो 11 रुपया था। 2012 में उसका NAV 1200 रुपया था, राइट, 1200। सो एक बहुत बड़ी तालियां जो है इनके लिए हो जाए। He has played a very big role in taking Reliance to next level। जब उनका एसेट्स 12 करोड़ का था 2002 में, और ये 2011 में 1 लाख करोड़ का एसेट्स मैनेज करते थे। सो मधु भाई, ये जो है अभी $5 ट्रिलियन का डिस्कशन तो हुआ, राइट, बट हम सब लोग तो जो है ना, ये किसके लिए बैठे आपको मालूम है, राइट। $5 ट्रिलियन भी होगा, 10 ट्रिलियन भी होगा, 15 ट्रिलियन भी होगा। हम सबको क्या जानना है, इसमें मेरा क्या, और अगर मेरा कुछ नहीं है तो डिनर चालू करते हैं, मुझे क्या, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर काइंड वर्ड्स। सूरत में आके मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये पहली मेरी विजिट है सूरत में। मैं डेफिनेटली यहाँ और आना चाहूँगा। बड़ा खाना भी बहुत बढ़िया था आज। अगर देश की प्रोग्रेस होती है ना, तो देशवासियों की प्रोग्रेस तो देश के साथ ही होती है। आज आपने जो बात बोली ना कि जो ये रिलायंस म्यूचुअल फंड का हमारा कॉर्पस 12 करोड़ जो था 2001 में, वो 2017 में जब मैं फॉर्मली ग्रुप से निकला तो 3 लाख करोड़ हो गया। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि इसके साथ उस समय जो $300 बिलियन की जो GDP थी स्टार्टिंग में, वो 300 बिलियन वाली अभी 2.9 ट्रिलियन हो गई है। इसके लिए हम लोग भी पार्टिसिपेट कर पाए। तो अगर कंट्री प्रोग्रेस करता है ना, तो ही अपन सब प्रोग्रेस कर सकते हैं। कंट्री के बियॉन्ड अपनी प्रोग्रेस नहीं है। तो ये रोल, अगर मैं रिलायंस म्यूचुअल फंड 1980 में ज्वाइन किया होता ना, आई वुड हैव बीन अ बिग फेलियर। तो उस समय अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो ये जिस हिसाब से अपन बढ़ रहे हैं, ये 2.9 का 5 ट्रिलियन होगा। सब लोग ये डिबेट कर रहे हैं कि ये 2024 में होगा कि नहीं होगा। मैं ये बोलता हूँ कि इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से क्या इम्पोर्टेंट है, इवन 5 ट्रिलियन इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ कि 10 ट्रिलियन भी होगा। अब ये 10 ट्रिलियन 10 साल में होगा कि 12 में होगा कि 14 में होगा, ये कहना मुश्किल है, बिकॉज ये बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर से जुड़ा हुआ है। पर अगर आप एक इन्वेस्टर हो, जब आप घर लेते हो तो 20 साल का व्यू लेते हो, सोना लेते हो तो 20 साल का व्यू लेते हो, डायमंड लेते हो तो 20 साल का व्यू लेते हो, शेयर बाजार में आते हो तो क्यों आप 10, 12, 15 साल का व्यू नहीं ले सकते हो?
अगर आपने ये 10-12-15 साल का व्यू लिया कि ये 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी इंडिया, एंड जैसे कि मिस्टर बिट्टा ने बताया और अभी अपन और बात करेंगे तो विल ऑल्सो इलॉबरेट, सो सबका प्रोग्रेस होगा। अब मैं इन अ नटशेल बताऊं, इन अ रियल लिटरल लेमन्स लैंग्वेज, आज अपन 2.9 ट्रिलियन है, इसको बनाने में अपने को 5000 साल लग गया। जब से इंडिया की शुरुआत हुई है तब से जीडीपी हुई तो अभी ये 2.9 ट्रिलियन पे अपन पहुँचे। अगर अगले 15 साल में भी ये 2.9 का अगर 10 ट्रिलियन होने वाला है, इसका मतलब ये हुआ कि 5000 साल में जितनी प्रोग्रेस हुई है इंडिया में, अगले 15 साल में उससे 3 गुना ज़्यादा प्रोग्रेस पॉसिबल है। और एक चीज़ जो स्टॉक मार्केट के लिए बहुत रिलेवेंट है, नॉर्मली जितनी आपकी जीडीपी होती है नॉर्मली उतना ही आपका मार्केट कैप होता है, तो नॉर्मल रेशियो है 1:1। तो अभी अपनी जीडीपी 2.9 ट्रिलियन है और अपना मार्केट कैप कुछ 1.9 ट्रिलियन है, राइट साइड 1.8 या 1.9 ट्रिलियन है, वो 100% से कम है। आज अमेरिका की जीडीपी $23 ट्रिलियन है और वहाँ का मार्केट कैप $32 ट्रिलियन है, वो करीब 150% है। तो अपन 70% पे हैं और वो 150% पे है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये 10 ट्रिलियन होएगा तो कभी तो जाके अपना मार्केट कैप भी 10 ट्रिलियन होने वाला है। तो अब ये अभी आपको अंदाज़ा लगाना है कि ये $1.7 ट्रिलियन का मार्केट कैप अगर $10 ट्रिलियन होने वाला है तो आपको उसमें से क्या चाहिए और कितना लेना है। ताहिर भाई के बारे में थोड़ा बात करते हैं। ताहिर भाई जो है इन्होंने मोतीलाल ओसवाल 1995 में ज्वाइन किया था। 1997 में ही केम आउट विद अ रिपोर्ट ऑन बाय रिकमेंडेशन विथ हीरो होंडा, तब हीरो होंडा था। एंड सरप्राइजिंग थिंग ये है कि तब बजाज ऑटो का 80% मार्केट शेयर था, स्कूटर्स का ट्रेंड था। और ये साहब जो है ये रिपोर्ट लेके आए कि भाई इसमें जो है ये अभी पूरा जो है वैल्यू माइग्रेशन होगा फ्रॉम स्कूटर्स टू मोटरसाइकिल। सब बाय रिकमेंडेशन के ऊपर जो है मोतीलाल ओसवाल ने जो है सबके पोर्टफोलियो में दिलवाया हीरो होंडा। 5000 करोड़ का कंपनी था, वो हो गया 10 साल में 50,000 करोड़ का कंपनी। दिस इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग, मारुति 2012 में जब मानेसर में जो है वो स्ट्राइक हुआ था और बहुत ही सब प्रॉब्लम्स चल रहे थे, फायर वगैरह हो रहा था, 3 महीना कंपनी बंद था, तब सब एनालिस्ट रिपोर्ट लेके आए थे कि इसका जो मारुति का मार्केट शेयर है वो ड्रास्टिकली भी फॉल हो जाएगा, वो जो लीडर है वो अभी लीडर नहीं रहेगी। ही केम आउट विद अ रिपोर्ट, विथ अ बाय रिपोर्ट, और वो 1200 रुपये वाला स्टॉक प्राइस 6 साल में 70 to 100 हो गया है। अ लार्ज कैप कंपनी हैज़ ग्रोन बाय 6 times। सो ताहिर भाई, अभी हम सबको मालूम तो पड़ी है कि आप ऑटो एक्सपर्ट हो और अभी ऑटो में तो बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, राइट। सब लोग बोलते हैं कि भाई अभी ओला ऊबर आ रहा है तो लोग गाड़ियाँ लेना बंद कर देंगे। व्हाट इज़ योर टेक ऑन ऑटो सेक्टर एंड व्हाट डू यू लाइक इन दैट? आई थिंक तो मोबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। अब मोबिलिटी का फॉर्म अलग अलग तरीके से होता है और उससे वैल्यू चेंज होती है और एक कंपनी से दूसरी कंपनी में वैल्यू शिफ्ट होती है। जैसे हमने देखा वो 1997 का, जैसे उन्होंने बताया कि ये एक माहौल बना था जहाँ पे पहले स्कूटर चलती थी लेकिन एक मोटरसाइकिल की ज़रूरत नेसेसरी हो गई और उससे एक बड़ा रेवोल्यूशन आया कंट्री में। तो अभी भी मोबिलिटी की नीड कहीं जाने वाली नहीं है, लेकिन जो फॉर्म है ट्रांसपोर्टेशन वो चेंज हो सकता है और शायद उससे जुड़े हुए कुछ कंपनियों में भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं कि मतलब कोई विनर होगा कोई लूज़र होगा उसके। तो हमें यही देखना है। और आज के ज़माने में बहुत सारे ऐसे बदलाव आते हैं और भी ज़्यादा आते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू माइग्रेशन है, जो एक तरफ से एक बिजनेस को पूरा तोड़ मचोड़ के पूरा वैल्यू किसी और की तरफ चला जाता है, वो बहुत सारी बिजनेसेस में आज हो रहा है, जैसे हम डिसरप्शन कहते हैं। तो वो एक तरीके का डिसरप्शन था और आगे जाके भी ऐसे डिसरप्शन होते रहेंगे। कुछ कंपनीज उसमें से विनर्स होगी। अभी जैसे फॉर एग्जांपल ऑटोज़ में ये जो हो रहा है, पिछले आने वाले 10 या 15 या 20 साल में शायद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चलन होगा इंडिया में।
स्लो होगा लेकिन होगा। गवर्नमेंट की जो पॉलिसियाँ हैं वो भी शायद उसी तरफ, उसी डायरेक्शन में उन्हीं को सपोर्ट कर रही एक तरीके से। सिस्टम को संभालना है, इसलिए वी हैव टू डू इट स्लोली ओवरऑल बेसिस। लेकिन वो रियलिटी है, वो आगे जाके कहीं ना कहीं दैट विल बिकम। अब आप उसके अंदर कौन से कंपनी जो है जो उस डायरेक्शन में काम कर रही है, कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो कुछ करती ही नहीं उसके बारे में, और देन दे लूज आउट। लेकिन बहुत सारी लीडिंग कंपनीज भी जो होती है वो दे आर टेकिंग द राइट एक्शन इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आगे जाके अगर ये बदलाव आता है तो हम भी पार्टिसिपेट कर पाए। तो आई थिंक चेंजेस विल कीप कमिंग, लेकिन ये एक क्रिटिकल नीड है। आज भी देखिए तो डेवलप मार्केट्स में भी मोबिलिटी की नीड कम नहीं हुई, गाड़ियाँ बिकती है वहाँ पे। और हमारा तो यहाँ भी बहुत सारे लोगों ने अपनी पहली गाड़ी भी नहीं ली। तो बहुत सारे ऐसे हाउसेज हैं, फैमिलीज हैं जिनके अपने फर्स्ट कार की पोजीशन भी नहीं आई। तो ओला उबर का चलन है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो घर जैसी ही चीज़ है कि यार घर होना चाहिए। तो एक गाड़ी भी एक ज़रूरी चीज़ है एट वन लेवल, एक एस्पिरेशन है। तो मुझे नहीं लगता कि हमारा ग्रोथ कुछ ऐसा पीक हो गया है। पिछले 2 साल में येस वी हैव स्लो डाउन, और साइकिल आते हैं, साइकिल हर एक बिजनेस में आते हैं। तो वी विल कम आउट ऑफ इट। आई थिंक मुझे लगता है ओवरऑल मैं तो थोड़ा इकोनॉमी को लेकर और शायद मार्केट को भी लेकर थोड़ा पॉजिटिव ही हूँ आने वाले साल के लिए। और उसमें मुझे लगता है कि ऑटोज विल ऑल्सो प्ले अ की रोल। बहुत सारी कंपनीज है जिसमें लार्ज कैप कंपनीज है, और एंसिलरीज भी है, OEMs भी है और एंसिलरीज भी है, दोनों में अपॉर्चुनिटी है। बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी। ऑटो एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे लगभग आपके इन्वेस्टमेंट करने के लिए ही 50 कंपनी, शायद उसमें से आप 10 कंपनी का तो आराम से सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आई थिंक अपॉर्चुनिटीज आर देयर, द नीड इज देयर, ट्रांसफॉर्मेशन विल हैपन, चैलेंजेस विल बी देयर। आपको राइट स्टॉक सिलेक्शन करना है, और जो कंपनी अपने हिसाब से जो आने वाले फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रही है, दोज विल बी द विनर्स इन माय ओपिनियन। मधु भाई, इसमें इकोनॉमी में जो है ना बहुत बड़ा मिसमैच है अभी। आप देखिए GDP का फिगर जो है वो एकदम लोएस्ट लेवल पे है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, लोगों के पोर्टफोलियोज ऑल टाइम लो पे है। तो ये सब क्या चल रहा है इसमें? ये सरकार में भी ऐसा ही हो रहा है। तो बीजेपी महाराष्ट्र में मेजॉरिटी में है, सरकार दूसरा कोई बना रहा है। तो ये सब 2019 में होता था या हर बार होता है ऐसा कुछ? एक बात तो है कि ये लेवल ऑफ जो डिसरप्शन इस वक्त हुआ है, मैंने मेरे करियर में इतना बड़ा डिसरप्शन तो नहीं देखा। मतलब ये जो 2 साल में जितनी वैल्यू डिस्ट्रॉय हुई है और जितने लोग डिस्ट्रॉय हुए हैं, तो वो जो बिट्टा जी बोल रहे थे ना कि एक सिस्टम का अनप्रेसिडेंटेड क्लिनजिंग हो रहा है, इसके कुछ इंटेंडेड और कुछ अनइंटेंडेड। मोदी जी ये नहीं चाहते कि 200-500 कंपनियां बंद हो जाए या 200-500 एंटरप्रेन्योर सड़क पे आ जाए, बट कुछ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी हो रहे हैं। और कुछ इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस जो है कि जिन्होंने गलत किया है, जिन्होंने बैंकों को लूटा है, जिन्होंने सरकार का गलत फ़ायदा उठाया है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो दोनों चीज़ हो रही है। तो एक तरफ तो वो इंडिया है जहाँ पे है, पर अगर आप वही मार्केट रिफ्लेक्ट कर रहा है, दूसरा तरफ ये है कि आदमी तो अभी भी 130 करोड़ है, अपॉर्चुनिटी तो कम नहीं हुई है ना। तो अगर लेट से पहले कोई भी इंडस्ट्री में 100 आदमी थे, 100 में 50 ICU में चले गए, कोमा में चले गए, तो जो 50 हैं वो तो 100 को सर्विस कर रहे हैं ना। तो उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी बढ़ी है। तो लेट से सपोजिंग टॉक ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, पहले प्राइवेट और पब्लिक मिला के 40 बैंक थे और 40 के 40 लेंडिंग कर रहे थे। अब पिछले 5 साल से सिर्फ 8 ही लोग लेंडिंग कर रहे हैं, बाकी 32 लोग की दुकान बंद है। तब जो 8 लोग लेंडिंग कर रहे हैं उनके लिए तो कमाई भयंकर है। वो दे आर डिक्टेटिंग टर्म, दैट सेइंग दिस इज द इंटरेस्ट रेट, दिस इज द सिक्योरिटी, और उसमें मैं चूज करके करूँगा। इसलिए वो 8 बैंकों का मार्केट क्या बढ़ रहा है, और जो 32 बैंक जो कुमा में है उनका मार्केट क्या घट रहा है। सो ताहिर भाई, इकोनॉमी जो डिस्कशंस कर रहे थे पिछले पैनल वाले कि हमारा जो पर कैपिटा है दैट इज एट $2,000, राइट? एंड इफ वी लुक एट द ट्रैक ऑफ ऑल द कंट्रीज,
US was at $2,000 in 1950, UK was in 1960, जापान was in 1970, कोरिया was in mid 80s, चाइना जो हमने रिसेंट एग्जांपल देखा है वो 2005 में था, और 2005 से $2,000 पर कैपिटा से आज वो $10,000 पे है. सो जब इकोनॉमी पर कैपिटा जो है हमारा $2,000 से बढ़ता है तो क्या होता है, क्या इफेक्ट आता है हमारी लाइफ में, क्या इम्पैक्ट आता है? आई थिंक ये जो बहुत सारी कंट्रीज़ का जो एक्सपीरियंस रहा है ऐसा ही रहा है कि पहले तो ये फिगर करीबन मेरे हिसाब से $1,500 भी हुआ करता था, जो इन्फ्लेशन पॉइंट जिसे कहते हैं. अब जाके वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड वो $2,000 के करीब आ गया. लेकिन और हम तो लगभग वो एज अ कंट्री इंडिया इज ऑलमोस्ट नाउ बियॉन्ड दैट. वी शुड बी क्लोजर टू $2,500 बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और मे बी समवेयर इन द नेक्स्ट ईयर. तो आई थिंक एक वो जो $2,000 का इन्फ्लेशन होता है उसके बाद आपकी जो बेसिक ज़रूरतें होती है वो मोर और लेस सेटिस्फाई हो जाती है, जिसको रोटी कपड़ा मकान जैसे हम कहते हैं. तो उसके बाद जो है वो सरप्लस इकोनॉमी में दिखाई देता है. और हम देख ही रहे हैं कि मतलब डिस्क्रिशनरी स्पेंड जो हमारे वजह से डिस्क्रिशनरी स्पेंड कहते हैं, जो आपको जो फ्रीडम वाला स्पेंडिंग होता है कि यार मेरा मेन जो रिक्वायरमेंट्स है अलॉन्ग विद हेल्थ इंश्योरेंस ये वो सब जो है वो हो गया, मेरा मेडिकल रिक्वायरमेंट हो गई, एजुकेशन हो गई, घर कपड़ा हो गया. उसके बाद आई एम एट द डिस्क्रिशन टू बाय, एंड उसके अंदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी आते हैं और फिजिकल प्रोडक्ट्स भी आते हैं. तो आई थिंक वो एक जो माइलस्टोन है वो एज अ कंट्री वी ऑलरेडी क्रॉस्ड, बट इट इज़ सो फ्रॉम हियर ऑन मुझे लगता है कि वो एक उसका जो बड़ा जो इफेक्ट है वो शायद हमें बहुत जल्दी देखने मिलेगा. सो आई थिंक वी विल हैव अ लॉट ऑफ दोज इंडस्ट्रीज जो उसकी बेनिफिशियरी है, उनमें वी विल हैव अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज गोइंग फॉरवर्ड. लास्ट ईयर जो है मधु भाई, रियल इस्टेट सेक्टर जो है वो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बहुत सारे डेवलपर्स भी हैं, तो उन्होंने बहुत एक बैड फेज देखा हुआ है पिछला साल जो है, या वी कैन से कि वर्स्ट फेज जो अभी तक का है वो लास्ट ईयर का था. और वही लास्ट ईयर में और एक बहुत दूसरा मिसमैच की बात करते हैं, रियल इस्टेट इंडेक्स 29% से ऊपर है, बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स है. तो दो क्वेश्चन है मेरे आपको. एक, आपका व्यू क्या है रियल इस्टेट इंडेक्स, रियल इस्टेट के ऊपर, सेक्टर के ऊपर? और सेकंड चीज़, ऐसी क्या बात है जो मार्केट को पता है और डेवलपर्स को पता नहीं? तो इसको अगर थोड़ा हटके देखें तो रियल इस्टेट में इतना अनप्रेसिडेंटेड वेल्थ बना लोगों का. अगर मैं वही 20 साल का पीरियड लूँ बिटवीन 2000 to 2000 मे बी 12, 13, 14 तक के, मतलब आई एम श्योर बहुत सारे डेवलपर मेरे से एग्री करेंगे कि 100 करोड़ का प्लॉट था, उसका 500 करोड़ मिल गया, 100 रुपये में कोई प्लॉट लिया, उसका 500 रुपये मिल गया. बहुत अनप्रेसिडेंटेड वेल्थ बन गया. तो जब भी कभी आप ये बात ध्यान रखना, कहीं पे भी कोई भी एसेट क्लास होगा ना, वो अल्टीमेटली वो मीन टू एवरेज में आएगा ही आएगा. उसके कारण बाद में आते हैं, और वो मीन टू एवरेज में आएगा बिकॉज कोई भी एसेट क्लास में ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 50-50% साल का बनाते जाओ, देन इट बिकम अनवायबल. तो वो एक है. दूसरा, उस तेजी के चलते सबके घर में सिर्फ रियल इस्टेट ही है. मतलब जो इन्वेस्टमेंट के नाम पे अगर है, हर आदमी यहाँ से आप हाथ उठवा के पूछ लो, प्लीज़ उठाइए हाथ की, कितने लोगों की वेल्थ का कम से कम 75% या मोर रियल इस्टेट पे होगा. आई थिंक इट विल बी मच मोर. लोग बताना नहीं चाह रहे, बट इट विल बी मच मोर. तो सबके पास रियल इस्टेट में ओवर इन्वेस्टमेंट है, और ये एक इलिक्विड चीज़ है जो आज आप बेचना भी चाहो ना तो बिकती नहीं है. और साइकोलॉजिकली क्या है, आदमी देखता नहीं, पर मैंने 10,000 का भाव देख लिया तो 8,000 में नहीं बेचूंगा मैं, क्योंकि मेरे को तो मैंने तो वो आएगा ही आएगा ना, अभी नहीं आएगा, 1 साल बाद आएगा, 2 साल बाद आएगा, 10,000 का भाव है तो 10,000 में बेचूंगा. तो ये दो चीज़ इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव हो गई. तीसरा, अपन जो क्लिनजिंग के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं ना,
पहले रियल इस्टेट में भी क्या था, बिफोर रेडा सब कुछ चलता था, कहीं पे भी प्लॉट ले लिया, कोई भी FSI मिल गया, कहीं पे भी। मैं सिर्फ गुजरात की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ, बिकॉज मैं कितने लोगों को जानता हूँ जिन्होंने कितना गलत तरीके से भी अप्रूवल लाके करोड़ों अरबों रुपया कमा लिया, पर मोदी जी के राज में ये चल नहीं रहे, बराबर ना वो चलता है वाला एटीट्यूड खत्म हो गया। और ओवर ए पीरियड ऑफ लास्ट 4-5 ईयर्स काफ़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन आ गए स्टेट गवर्नमेंट में भी। और सपोजिंग इफ आई कंपेयर दिस, पहले अगर किसी को कोयले की खान मिल गई जीरो कॉस्ट में 1993 में, तो अरबों रुपया कमा के चले गए लोग, अब कोयले का पैसा देना पड़ रहा है। वैसे ही अभी रियल इस्टेट में हर FSI का पैसा देना पड़ रहा है, हर रेगुलेटरी अप्रूवल का पैसा देना पड़ रहा है, विच वॉज मच ईजियर टू गेट। अगर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गुजरात और सूरत, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल ओवर इंडिया, राइट। तो ये तीसरा फैक्टर हो गया कि रेगुलेटरी कंप्लायंस बहुत बढ़ गया। और चौथा ये हो गया कि पैसा अभी लास्ट 2 साल से, दिस इज लाइक ए रियल थिंग, रियल प्रॉब्लम, लास्ट 2 साल से इट इज़ नॉट ए क्वेश्चन ऑफ क्या इंटरेस्ट रेट है, जो सेकेंड ईयर के लोग हैं उनको पैसा मिल ही नहीं रहा है। तो वो स्ट्रेस जो क्रेडिट फ्लो स्पेसिफिकली आफ्टर IL&FS, दैट क्रेडिट फ्लो इज नॉट रीचिंग टू बिल्डर, तो उसकी वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुए। तो आज में बेच रहा है तो उसका बिकता है, उसके बाजू में कोई डेवलपर का घर बना रहा है, वो XYZ डेवलपर है ना, उसका 8,000 रुपये में नहीं बिकता है, सेम लोकेशन पे बना, क्योंकि अब इन्वेस्टर भी है जो घर फ्लैट लेने वाला भी है, वो बेसिकली चाहता है कि मेरा पैसा सेफ रहे, मैं क्रेडिबल बिल्डर के साथ जाऊं, जो आसामी बिल्डर है उसके साथ जाऊं, ताकि मेरा घर तो मेरे को मिल जाए। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, कुछ लोगों ने 5 साल पहले 7 साल पहले घर बुक किया है, जो उनको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। इंडिया वाइड बेसिस पे बहुत सारे लोगों को नहीं मिला, चाहे वो जयप्रकाश में बुक किया हो, चाहे वो आम्रपाली में बुक किया हो, 10-10, 15-15 साल हो गए लोगों को। तो साइकोलॉजिकली ये चेंज हो गया कि मेरे को ऑर्गेनाइज प्लेयर पे जाना है, और वही चीज़ स्टॉक मार्केट में रिफ्लेक्ट हो रही है। ये जो बढ़ रही है कंपनियाँ, ऐसे नहीं है कि सारी रियल इस्टेट की कंपनियाँ के भाव बढ़ रहे हैं, सिर्फ जो टॉप के 10 प्लेयर हैं जिनकी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, जिसके कस्टमर फोकस, जिसको कस्टमर को जिसके ऊपर भरोसा है, और जिनको अभी भी क्रेडिट मिल रहा है, उनकी कंपनियां ही प्रोग्रेस कर रही है। और जो नीचे के लोग हैं जिनका कैपिटल मिसएलोकेशन हो गया है, या जिनके ऊपर डेट बहुत ज़्यादा हो गया है, या जिनके प्रोजेक्ट अटक गए, वो लोग डेफिनेटली बहुत डिफिकल्टी में है। सो पिछले 2 साल में वेल्थ क्रिएशन की तो बात बहुत कम हुई है, वेल्थ डिस्ट्रक्शन कैसे स्टॉप किया जाए उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। जो हमने देखा है कि आइडिया सेलुलर, अगर आप देखिए तो 4 साल में 95% कैपिटल आपका वाइप ऑफ हो जाता है। सो कोई बिलीव नहीं करेगा, कोई बिलीव नहीं कर सकता कि 4 साल पहले कि बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज में 95% आपका कैपिटल वाइप ऑफ हो जाएगा। सेम हैपेंड विथ यस बैंक, कॉक्स एंड किंग्स। तो ऐसे स्टॉक से कैसे बचे और ये कब बेचना चाहिए इसमें तय में? मैं नंबर देना चाहूँगा, 2018 से अभी तक के देर आर 150 लिस्टेड कंपनीज विच आर डाउन मोर देन 90% फ्रॉम 2018 टिल नाउ। देर आर मोर देन 150 लिस्टेड कंपनीज। तो भाई ने तो 3 ही बोली है, ऐसे और 147 और दूसरे टीम से। I think some of these things are a function of an evolving market and an evolving industry. ऐसा नहीं है कि ऐसी चीज़ें सिर्फ इंडिया में होती है और बाहर नहीं होती। एट वन लेवल US में भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है जो बियॉन्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट सर्वाइव नहीं कर पाती, और शायद ट्रांजिशन ठीक तरह से नहीं हो पाता, या जैसे मैंने कहा कि अब डिसरप्शन का ज़माना है, तो डिसरप्शन इज़ द मेन थिंग जिससे बारे में हमें एज इन्वेस्टर्स, एज फंड मैनेजर्स सबसे ज़्यादा सोचना पड़ रहा है आज। जैसे केयू भाई ने कहा कि मोर देन थिंकिंग अबाउट द ग्रोथ, वी हैव टू ऑल्सो थिंक अबाउट डाउनसाइड एंड प्रोटेक्शन। वो भी इतना ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया, क्योंकि बिजनेसेस में टेक्नोलॉजी के चलते हुए या बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से चलते हुए एवरी बिजनेस, आप सब लोग बहुत सारे, आई एम श्योर इन द रूम आर बिजनेसमैन एंड आर सीइंग द चैलेंजेस ऑफ some technology revolution or the other in their respective business। तो इस कारण इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे मैंने कहा कि ऑटोज फॉर एग्जांपल ऑल्सो
कि कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो आने वाले दिनों के जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है उसके आगे दे आर कीपिंग देमसेल्व्स अहेड, के या आज से विजुलाइज कर रहे हैं कि 10 साल में उनकी इंडस्ट्री में क्या चेंज आना है। वो पहले शायद इतना नहीं हो पाता या इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अभी इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा है। तो आई थिंक एक ये मैच्योरिंग इकोनॉमी का एक रिफ्लेक्शन है कि कंपनीज विल डाई, बैंक्स विल डाई, बहुत सारे बैंकरप्सीज होते हैं यूएस में, डेली बेसिस पे बैंकरप्सीज होती है। ओनली थिंग इज दैट अगर बैंकरप्सीज होती है तो वहाँ पे लॉज आर देयर फॉर प्रोटेक्शन, जो शायद अपनी कंट्री में अभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है और वी नीड टू स्ट्रेंथन दैट। बट आई थिंक डिसरप्शंस विल कॉज मोर सच सिचुएशंस। हमें ये देखना है इन्वेस्टिंग के टाइम पे कि इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ क्या है, और नॉट जस्ट एट वन पॉइंट इन टाइम, डेली बेसिस पे आने वाले दिनों में व्हाट इज़ द कंपनी डूइंग कि आप कंपटीशन से आगे रहते हो। कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स आपको एक लेवल से इतना नहीं बांध दे कि आपका पूरा बैलेंस शीट हिल जाए, तो बैलेंस शीट संभालना बहुत ज़रूरी है। प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट तो कोई भी संभाल लेगा, बैलेंस शीट संभालना बहुत डिफिकल्ट होता है। कोई एग्जाम्पल तो स्टॉक का ऐसा बहुत सारे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे अभी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में हमने देखा 2-3 ऐसी कंपनीज थी जो अभी नहीं है। और हाउसिंग फाइनेंस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप लोन देते हो 7-8 साल 10 साल के लिए, और आपको इंडिया में फंडिंग नहीं मिलता है वो उस ड्यूरेशन में, तो आपका टाइमिंग मिसमैच होता है। आप शायद आपको 1-2 साल का फंडिंग मिल जाए और आपका लेंडिंग होता है 7-7 8-8 साल का। अब ये बिजनेस ही ऐसा है, क्योंकि आप मॉर्गेज फाइनेंस कर रहे हो, आप हाउस को फाइनेंस कर रहे हो। अगर आप गाड़ी ले रहे हो या एक टेलीविजन ले रहे हो तो उसके लिए 6 महीने का लोन होता है, 2 साल का लोन होता है, 3 साल का लोन। वो ड्यूरेशन का आपको पैसा बाजार में मिल जाता है। इंडिया में लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का मार्केट अभी इतना डेवलप नहीं हुआ। अब ऐसे इंडस्ट्री में अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाने की कोशिश करोगे तो एक लेवल पे आपको बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट आना ही है। दीवान हाउसिंग या इंडिया बुल्स हाउसिंग में प्रॉब्लम क्यों हुआ और बाकी सारी कंपनीज में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पिछले 5 साल में उन्होंने अपनी बैलेंस शीट को 10,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ कर दिया। 10 टाइम्स ग्रोथ इन 5 years इन एन इंडस्ट्री जहाँ पे, जैसे मैं कह रहा हूँ, ये मिसमैच है। तो ये तो इट वॉज अ कैलामिटी विच वॉज वेटिंग टू हैपन। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कंपनीज जो आज पिछले 1-1.5 साल में डिस्कस हुई है, जो हेडलाइन मेकर्स है, जो जिनमें 50, 70, 90% वैल्यू इरोजन हुआ है, उनमें एक तरीके से देखो तो मार्केट का विजडम ऑलवेज उसका अच्छा रहा। इक्विटी मार्केट का विजडम मैं देखूँ तो कुछ 2 कदम आगे ही रहा। इन कंपनीज को जो मल्टीपल्स मिलते थे जब वो हाई ग्रोथ फेज में भी थे, तब भी उनको जो मल्टीपल्स मिलते थे वो उनके समान जो दूसरी सेक्टर में जो दूसरी कंपनियां थी उनसे कमी मिलती। तो कहीं ना कहीं मार्केट का विजडम था, और फिर वो अब जाके एक ऐसे लेवल पे पहुंच गया जहाँ बॉम्ब फूटना ही था। सो आई थिंक ये सिचुएशन विल हैपन इंक्रीजिंगली मुझे लगता है। और हम फॉर अस एज इन्वेस्टर्स, फंड मैनेजर्स, हमारे लिए एक और बड़ा चैलेंज हो गया। 2 चैलेंजेस हो गए। एक तो कि रिटर्न्स की जो एक्सपेक्टेशन है वो हमें कम रखनी पड़ी। पहले 20%, 25%, 30% के रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी रख सकते थे, अभी 10-15 से शुरुआत करनी पड़ती और वहीं पर रुक जाना पड़ता है। तो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन कम रखना है, और साथ ही साथ ये देखना है कि भैया आने वाले 5 साल या 10 साल के बाद ये कंपनी रहेगी कि नहीं रहेगी। सो जो उसकी जो टर्मिनल वैल्यू जो होती है, जैसे टर्मिनल वैल्यू कहते हैं, ठीक है आने वाले 2 या 5 साल में तो 3 साल में तो मुझे लगता है कि रिकवरी आ जाएगी, लेकिन विल दिस कंपनी बी अराउंड 10 years from now, 5 years from now, 15 years from now? वो मार्केट एक लेवल पे हमें नहीं पता चलता, लेकिन डेली बेसिस पे वो अपनी कैलकुलेशन करता रहता है। और वो जो इंट्रिंसिक वो जो टर्मिनल वैल्यू है, वो अगर आपको लगता है कि नीचे जा रही है या नीचे जा सकती है, उससे बच के रहना। सो दिस इज़ अ वेरी बिग चैलेंज। इसलिए इन्वेस्टिंग आने वाले दिनों में और ज़्यादा कठिन ही होता जाएगा मेरे हिसाब से। तो जैसा ताई ने बोला कि आने वाले टाइम में ये मार्केट्स और भी सोफिस्टिकेटेड होने वाले हैं, तो इसमें लेमैन इन्वेस्टर के लिए एरर करने का चांस ज़्यादा है।
versus a hardcore sophisticated investor who has got a lot of experience. So that is one point. Second point, आप अभी कोई भी कंपनी ले रहे हो ना, या कोई आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज कर रहा है, आपको क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी हो गया है, ये जीरो तो नहीं हो जाएगी कहीं? तो पहले हम बोलते थे ना ये मल्टी बैगर है, तो सबसे पहला क्वेश्चन अभी ये करना है कि ये कंपनी कभी जीरो तो नहीं हो जाएगी, चाहे वो बिजनेस मॉडल की वजह से हो, चाहे वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से हो, चाहे वो एक्सेसिव लिवरेज की वजह से हो, चाहे वो प्रमोटर का मिस एलोकेशन ऑफ कैपिटल की वजह से हो, क्योंकि अब ना ये 0 और 100 ही है, इसके बीच में कुछ नहीं है। अपन यही देख रहे हैं, दिस इज व्हाट मार्केट इज शोइंग इन द लास्ट 2 years, कि जो गई अभी कॉक्स एंड किंग, हो सकता है 1.5 रुपये का भाव नहीं होना चाहिए था उसका, पर वो जाता है तो 0 ही होता है सीधा। पुराने टाइम में ये नहीं था, 15 साल पहले हो सकता है उसमें लिवरेज नहीं था, वो प्रमोटर कहीं ना कहीं से कोई बैंक का लोन मिल जाता, कहीं ना कहीं से कुछ मैनेज कर लेता, और एक साइकिल और अगर उसको मिलती तो कंपनी निकल जाती थी। ऐसा बहुत हुआ है, बहुत बार हमने देखा है बेयर मार्केट साइकिल्स में, पर अब वो सीधा 0 होता है। तो आपको उससे बचना है कि 0 तो नहीं हो रहा है। तीसरा क्या है, अपने को सबको पता है ये ग्रीड एंड फियर का गेम है, बराबर ना? जब लोग ग्रीडी हो जाते हैं ना, तो सबको शेयर बाजार में प्राइस तो सब चीज़ का पता है, पर वैल्यू किसी चीज़ का नहीं पता है। तो जब वो टिप आती है ना कि आप ये शेयर ले लो, उस समय सबको यही दिखता है कि ये यहाँ से यहाँ हो जाएगा, उस समय पर ये वैल्यू नहीं देखते। तो मैं आपको बोलूँ, आज ये कोई र्यूमर मैं चला दूँ आज सूरत में कि पानी का भयंकर शॉर्टेज होने वाला है, भयंकर, और ये बॉटल आज रात को 5 रुपए की बिक रही थी और कल सुबह ये 50 रुपए की बिकेगी। आप में से 50 रुपए में बॉटल खरीदोगे? कितना भी स्ट्रॉन्ग रूमर आ जाए नहीं खरीदोगे, क्योंकि आपको पता है साला 2 रुपए का बॉटल पानी का 50 रुपए में कोई लेगा क्या? कोई नहीं लेगा। पर शेयर मार्केट में ऐसा नहीं होता है, जितना स्ट्रॉन्ग रूमर आता है, जितना प्राइस बढ़ता है, आदमी की ग्रीड उतनी बढ़ती जाती है, और आदमी उसी चीज को चेस करना चाहता है जिसका भाव बढ़ रहा है। तो जैसे इन्होंने बोला ना कि नेक्स्ट आइडिया सेल्यूलर से कैसे बचे, तो मुझे एज ए इंट्यूटिव, एज ए इन्वेस्टर लगता है कि अभी जो प्राइवेट स्पेस में जो हो रहा है, 1 बिलियन 2 बिलियन 5 बिलियन 10 बिलियन कंपनी का चवन्नी का प्रॉफिट नहीं है, और 10-10 15-15 20-20 बिलियन डॉलर का ख्याली पुलाव बना के अगले 10-10 साल के स्प्रेडशीट बना के लोग भाव बना रहे हैं, और कोई तो उनको पैसा भी दे रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि प्राइवेट मार्केट में, आप मेरी बात याद रखना, 5 साल या 10 साल के बाद बहुत सारे एक्सीडेंट होंगे विच विल बी फार वर्स देन आइडिया सेल्यूलर। सो वी हैव टू बी केयरफुल कि कोई आदमी अपने को रूमर फैला के 50 रुपए में पानी की बोतल तो बेच के नहीं जा रहा है। And for that, you have to understand how to value a company. And this is why you need professional advice, professional help, rather than doing it yourself. सर, आपने एक कंपनी वैल्यू किया था सालों पहले, डिवीज लेबोरेटरी, और वो कंपनी जो है उसका स्टॉक प्राइस 10 साल में 40 गुना हो गया। क्या देखा था आपने वो कंपनी में, और कहाँ से आता है इतना पेशेंस आपके पास? आपका डेटा गलत है, वो कंपनी 200 गुना हुई। सो इट गॉट लिस्टेड, इनका IPO आया था 140 करोड़ में, लिस्टिंग हुआ 200 करोड़ में, उसका मार्केट कैप अभी भी 45,000 करोड़ है। तो रफली 200 टाइम्स, 250 टाइम्स फ्रॉम द टाइम ऑफ लिस्टिंग। तो आप अभी भी होल्ड करे हुए हैं? हाँ है, शेयर मेरे पास भी है और फंड में भी है हमारे। क्या देखा था आपने? तो सी देखो क्या है, ये तो मैं कहानी आपको कुछ भी बता दूँ, पर पहले मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ कि मैंने 250 गुना नहीं देखा था। अभी मैं कहानी कुछ भी बता सकता हूँ कि मैंने ये देखा था, वो देखा था। मुझे ये ज़रूर लगा था कि ये डिस्प्रपोर्शनेट विनर है, क्योंकि हम ना जब कोई कंपनी के ऊपर पैसा लगाते हैं तो मैं तो 3-4 चीज़ देखता हूँ। एक देखता हूँ कि वो बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है। तो फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर का बिजनेस है, ये अनलिमिटेड बिजनेस है। तो अगर टॉप 100 वेल्थ क्रिएटर वर्ल्ड वाइड भी देखेंगे ना, तो उसमें 5-7-10 हेल्थ केयर या फार्मा की कंपनी मिल जाएगी। तो
फार्मा का बिजनेस बहुत अच्छा है, तो मैदान वॉज वेरी वेरी लार्ज, साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी वॉज वेरी वेरी लार्ज। और ये कंपनी थी जो यूनिकली पोजीशन किया था उन्होंने कि हम कोई मल्टीनेशनल से कम्पीट करेंगे ही नहीं, हम सिर्फ कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ऐसा इंडिया की और कोई भी दूसरी फार्मा कंपनी ने अपने आप को ऐसा पोजीशन नहीं किया कि मैं कम्पीट नहीं करूँगा। वो कम्पीट भी कर रहे हैं और कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। कि उस समय कोई एक फैशन सा ही था, बहुत डर था रिलायंस का उस ज़माने में 2002-03 में, तो मेरे को मिलने को ही तैयार है। बहुत मैंने इन्फ्लुएंस यूज़ किया कि कैसे भी करके तो मिल लेकर, मैं मिलने को ही तैयार हूँ। आई वॉज ऑल्सो वेरी डिटरमिन्ड, क्योंकि मैंने इतनी अच्छी बातें सुनी थी कंपनी के बारे में कि मिलना तो आई इसको। तो एक्चुअली वो लंदन जा रहे थे, तो आई बॉट अ टिकट टू गो टू लंदन, एंड कोइंसिडेंटली वो मेरा फर्स्ट ट्रिप था लंदन जाने का। सैट नेक्स्ट टू हिम एंड टोल्ड हिम मैं कोई भूत नहीं हूँ, ना मैं कोई रिलायंस कॉर्पोरेट को प्रेजेंट करता हूँ। वेरी क्लियर थिंकिंग। थर्ड, आई कुड गैदर ओवर द ईयर्स ऑफ मीटिंग, ये आदमी हमसे लफड़ा नहीं करेगा, ये जितना कमाएगा यही दिखाएगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई लफड़ा नहीं करेगा, ये कभी इक्विटी रेज नहीं करेगा। Those were the discussions which we had. So we found a winner. Now I am glad that it has happened 200 or 250 times. I am once again repeating, I could not see it coming. But the question is, जब आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट मिल जाए और ये अब जब तक आउटरेजियस वैल्यूएशन का हो तब तक आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट बेचना नहीं चाहिए। तो इसीलिए अब वो होल्ड किए हुए, अभी देखते हैं कहाँ जाता है। तैर में अपने कुछ कॉन्ट्राबैट्स लिए हैं लास्ट 2-3 साल में, जिसमें एक है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, जो आपने परचेज़ किया था 640 रुपीज़ में 2017, और आज उसका लार्जेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया, और वो ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स हो गया है 2 साल में, 3 साल में। सेकंड कंपनी भारतीय एयरटेल लिया आपने 2019 में, जब कोई एयरटेल लेने की बात नहीं कर रहा था, और उसका एक साल का रिटर्न 50% है। सो क्या देखा आपने वो कंपनीज में, और नेक्स्ट कॉन्ट्राबैट कौन सा है उसमें? नहीं, कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग थोड़ा अलग मामला है। उसमें मतलब क्या होता है ना कि कॉन्ट्रा, जैसे ग्रोथ वाली कंपनी में क्या है ना, आपको ग्रोथ दिखाई देता है, वैसे भी विजिबल होता है कि यार ये कंपनी का हर साल 10-15-20% ग्रोथ आता रहता है, तो हम गाड़ी में कहीं चढ़ जाए तो हमारा भी आगे जाके साल 2 साल 3 साल में 15-20% अपना भी स्टॉक अप्रिसिएशन हो जाएगा, ग्रोथ आ जाएगा। वैल्यू इन्वेस्टिंग या कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग थोड़ी अलग सी चीज़ है। वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ पेसिमिज्म दिखाई देता है और कोई होप नहीं दिखाई देता है। तो ये थोड़े बहुत होपलेस वाले सिचुएशंस होते हैं, और उसमें आप ये देखने की कोशिश कर रहे हो मेनली कि यार ये सर्वाइवर है कि नहीं है पहले तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में वही हो रहा था जैसे, और 3 प्लेयर बच गए थे, 4 प्लेयर बच गए थे, तो कंसोलिडेशन तो हो ही गया था, लेकिन वो 4 में भी कौन, शायद एक दो कौन उड़ जाए पता नहीं था। एंड देयर वाज अ न्यू अग्रेसिव प्लेयर व्हिच वाज कमिंग इन द मार्केट इन द फॉर्म ऑफ जियो। तो आई थिंक हमने तो बस ये देखा कि 10-15 साल से एक एंटिटी है जिसका बहुत बड़ा बेस है और फुटप्रिंट है, और उसकी बैलेंस शीट में हालांकि डेट है, ऐसा नहीं कि डेट नहीं है, लेकिन मैनेजेबल डेट है। ऐसी वाली कंपनी में जहाँ पेसिमिज्म होता है उसमें एडवांटेज ये होता है कि आपको सस्ता मिल जाता है, क्योंकि कोई उसको देखने के लिए तैयार नहीं। बट सस्ता एक चीज़ होती है, वी हैव टू ऑल्सो इंश्योर कि यार जैसे मैंने कहा कि बचेगा कि नहीं बचेगा। सस्ता, वी डोंट वांट टू बाय एनीथिंग जस्ट बिकॉज इट इज चीप। सस्ता है, अच्छा है, लेकिन द थिंग इज दैट सर्वाइवर है, और क्या उसका जब टाइम आएगा तो कैन इट गेट द बेनिफिट ऑफ द अपसाइड इन द इंडस्ट्री। तो टेलीकॉम का बुरा हाल चल रहा था कि पिछले 10-12 साल से बुरा हाल चल रहा है, एंड 3 प्लेयर बच गए थे, लेकिन सबके रिटर्न ऑन कैपिटल 10% के नीचे, और नया जो एंट्रेंट आया वो तो 2-3% पे काम कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे जाके। स्पेक्ट्रम में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, 5G में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी बदलती रहेगी, तो आपको एक मिनिमम रिटर्न ऑन कैपिटल तो बनाना ही है। अब जब कंसोलिडेशन का तो एक ही होता है, फाइनली हमने टेक्स्ट बुक में भी पढ़ा है, मैनेजर्स भी पढ़ा है, MBA स्टूडेंट्स भी पढ़े हैं कि कंसोलिडेशन होता है तो कहीं ना कहीं तो प्राइसिंग का बेनिफिट आना ही है। कब तक आप ऐसे लेवल पे ऑपरेट करोगे कि आपकी दुकान ही बंद हो जाएगी, नहीं चला सकते धंधा ऐसे।
लेकिन उसके लिए अगर 10 प्लेयर है तो वो कॉल लेना मुश्किल है, 3 प्लेयर है तो वो कॉल लेना थोड़ा आसान हो जाता है। तो इसलिए हमने तो यही कॉल लिया कि यार अभी तीनों की ऐसी हालत है कि मतलब दे डोंट हैव अ चॉइस, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और ऐसा हो गया ना माहौल कि हम लोग 300 रुपया, 350, 400 रुपये महीना देते हैं एज अ यूजर ऑफ मोबाइल फोन। और ये एक हमारे लाइफ की ऐसी चीज़ हो गई है कि अगर आज हमको कोई कहे कि यार 100 रुपये इसके लिए महीने का ज़्यादा दे दो, तो हम वी विल नॉट इवन बैट एन आईलिड। तो लेकिन हमारे लिए 100 रुपया बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये कंपनियां ऐसे 300 मिलियन, 30 करोड़, 35 करोड़ सब्सक्राइबर का बेस लेके खड़ी। अब उनके लिए सोचिए कि 35 करोड़ और 100 रुपया महीने का और एक्स्ट्रा मिल गया, 1200 रुपया साल का एक्स्ट्रा मिल गया, तो उनके लिए तो गंगा बहने लगी। तो ये बस इतना ही सोच थी कि भाई अभी यहाँ पे ऐसा अनसस्टेनेबल माहौल हो गया है कि यहाँ से प्राइसिंग ऊपर ही जाना, 300-400 रुपये में इंडिया में काम नहीं हो सकता। और मोबाइल की और ऐसी चीज़ हो गई है जो आप हम सबकी लाइफ का एक सेंट्रल पीस है, हम छोड़ नहीं सकते। कुछ और छोड़ देंगे लाइफ में, ये नहीं छोड़ेंगे। रोटी कपड़ा और मोबाइल हो गया, और मोबाइल हो गया, बिल्कुल बात, बिल्कुल कपड़ा, सही। मकान और मोबाइल। एग्जैक्टली। तो ये था कि लेकिन उसमें ये ढूंढना था कि सर्वाइवर कौन है। और हमें लगा कि बैलेंस शीट पर्सपेक्टिव से, जैसे मैंने कहा, बैलेंस शीट संभालना बहुत ज़रूरी है। तो हमें लगा कि ये भैया सर्वाइव कर सकते हैं, तो इसलिए हमने उसको लिया। अब माहौल ये बना कि सुप्रीम कोर्ट ने रेजोल्यूशन केस का वो रिजल्ट आ गया, नतीजा आ गया, उसमें पेनल्टी लग गई और कोई चारा नहीं बचा और तीनों को जाके कमरे में बैठना पड़ा और डिसाइड किया कि भैया अभी यहाँ से तो भाव बढ़ देंगे। तो हमें ये भी नहीं पता था कि कौन सा ट्रिगर आएगा। हमने तो लिया कि यार सस्ता है, बचेगा और यहाँ से सिचुएशन सुधरेगा, लेकिन पेशेंस चाहिए उसकी। हमें नहीं पता था कि 6 महीने में हो जाएगा। हमने तो राइट भी ले लिया 200-250 रुपये में उसके बाद। और फिर आज ये है कि जो हो रहा है वो हो रहा है। और मुझे लगता है अभी कहानी यहाँ से शुरुआत हुई है और शायद थोड़ी आगे बढ़ सकती है। बट ये चीज़ें वैल्यू इन्वेस्टिंग, कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग में पेशेंस चाहिए। पहले तो ये जितना भी सस्ता हो जाए हमें नहीं लेना है। तो वी हैव टू, दैट इज़ हाउ वी हैव डिस्कवर्ड। आई थिंक रिलायंस का भी वही था, सस्ता था। 6-7 साल से वो इन्वेस्टमेंट साइकिल में कंपनी लगी रही, लेकिन कोर बिजनेस बहुत स्ट्रॉन्ग था। उसके लिए एक साइकिल हमने तो लिया था कि यार एक साइकिल मिलेगा हमें जिसमें उनका कोर बिजनेस बहुत अच्छा करेगा। और उनकी पिछले 5 साल में उन्होंने करीब 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था। 2 लाख करोड़ टेलीकॉम में और 2 लाख करोड़ ऑयल एंड गैस जो उनका मेन बिजनेस है उसमें। तो हमने कहा अभी यहाँ से तो मतलब ये सब तो हो गया है और अभी कमाने का टाइम है। उसमें हमने ये भी कॉल नहीं लिया था कि भाई जियो का क्या होगा। जियो तब तो लॉन्च भी नहीं हुआ, उनका चल रहा था 2 महीने बाद लॉन्च करेंगे, 3 महीने बाद लॉन्च करेंगे, हर बार डेट नया आता था, तारीख पे तारीख। तो लेकिन फिर हमने सोचा इसको साइड पे रखते हैं, ये देखते हैं कि 2 लाख करोड़ का जियो का इन्वेस्टमेंट बिगड़ के कितना बिगड़ सकता है। अगर नहीं सक्सेस हुआ तो उसका जो सब माल सामान है वो बिक जाएगा, तो लाख करोड़ आ जाएगा। तो ये हिसाब लगा के हमने कहा कि यार लाख करोड़ तो वो अपने कोर बिजनेस से 2-3 साल में कमा लेगा, लेकिन फिर भी सस्ता है, बैलेंस शीट इंटैक्ट रह सकती है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मेन बिजनेस का। जियो जो भी होगा फिर वो सोने पे सुहागा। और जियो जो हो गया वो हो गया। हमें भी नहीं पता था कि वो ऐसे 3 साल के अंदर उनका 300-350 मिलियन सब्सक्राइबर, 32 करोड़ का सब्सक्राइबर का बेस बन जाए, लेकिन बन गया। बहुत ही बड़ा इस्टेब्लिश ब्रांड है। और अब है जो कि हम कोर बिजनेस के लिए कोई आजकल रिलायंस नहीं लेता, आज लेता है तो जियो के लिए। लेकिन हमने वो नहीं सोच के लिया था। तो ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती रहती है। और आज की मार्केट में ऐसा है कि मतलब 5 इंडस्ट्री सही कर रही है तो 10 ऐसी है जो गटर में, तो वहाँ पे लेकिन वैल्यू मिल जाती है, क्योंकि इन्वेस्टर का अटेंशन रहता नहीं है। और हर एक चीज़ ऐसी चीज़ नहीं है जो सस्ती है तो खराब है। एक हावर्ड मार्क्स करके एक बड़े इन्वेस्टर है जिसको मैं आजकल बहुत अच्छी तरह फॉलो करता हूँ, उन्होंने एक चीज़ कहा था, और ये मेरी भी लर्निंग है, मेरे करियर की मेरी भी लर्निंग। और इंग्लिश का उनका ये है कि देयर इज़ नो बिजनेस विच इज़ सो गुड कि आप उसको कोई भी भाव में ले लो और आपका पैसा बच जाएगा। सी अल्टीमेटली वी आर इन्वेस्टर्स, हमको इन्वेस्टमेंट करके कमाना है, हमको घर पे ट्रॉफी नहीं बनानी, ला के रखनी, ठीक है। तो ही सेज के देयर इज़ नो बिजनेस
विच इज़ सो गुड कि आप उसको कोई भी भाव में ले लो और आपका उसमें से पैसा बन जाएगा। और दूसरी तरफ ऐसा भी है कि देयर आर नो बिजनेसेस विच आर सो बैड, बारिंग सम फ्यू ऑफ देम विच आर रियली हॉरिबल, उसको छोड़ के देयर आर नॉट मेनी बिजनेसेस विच आर सो बैड कि आप उसको एक सही दाम पे खरीदो तो आपका पैसा नहीं बनेगा। तो दोनों तरफ सही है। तो इसलिए दोनों तरफ से हम मार्केट में ये ब्यूटी है कि उसको दोनों तरफ से आप कमा सकते हो। किसी ने फेंक दिया तो आपको पता होता है कि आप उसमें यू कैन मेक $1,000,000, यू कैन मेक मल्टीबैगर हो, और जो ग्रोथ जहाँ दिख रहा है वहाँ से तो आप कमा ही सकते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो मधु भाई, आपका जो करियर है उसमें आपने बहुत सारे वेटरन्स के साथ में काम किया है, राकेश झुनझुनवाला, रमेश दमानी। तो आपका क्या लर्निंग क्या रहा है इसमें, और व्हाट मैसेज यू वांट टू पास ऑन टू ऑडियंस? So this is my five most important minutes. So I would really like you to attentively listen to this. Not that you are not listening to other things, because यही हम आपको दे सकते हैं, कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है ना जिसमें पैसे वाला आदमी एक्सपीरियंस वाले आदमी को खोजता है। टिपिकली यही होता है कि पैसे वाले को एक्सपीरियंस मिल जाता है और एक्सपीरियंस वाले को पैसा मिल जाता है, राइट? तो वी आर हियर टू शेयर आवर एक्सपीरियंसेस फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट यू लूजिंग मनी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए ना, ये कितनी सिंपल सी बात मैं बोल रहा हूँ या ताहिर बोल रहे हैं, लॉजिकल है कि इकोनॉमी आज $2.8 ट्रिलियन है, ये अगले 10, 12, 15 साल तक ग्रो करने वाली है। आपके मन में भय है तो आप बोलोगे 8 ट्रिलियन हो जाएगा, मेरे मन में बहुत तेज़ी है तो मैं बोलूँगा 10 ट्रिलियन हो जाएगा, किसी के मन में बहुत ज़्यादा भय है तो बोलेगा 6 ट्रिलियन हो जाएगा। पर बढ़ने वाला है ऐसा तो कोई यहाँ पे बहुत कम लोग होंगे जो ये बोल रहे होंगे कि इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी, यह 2.9 ट्रिलियन वाली 2 ट्रिलियन हो जाएगी अगले 5 साल बाद। ऐसा तो कोई होगा नहीं, कि अगर होगा भी तो उसको समझ नहीं है। तो बहुत सिंपल सा है, इंडिया ग्रो कर रहा है, अच्छी कंपनियां पैसा बनाएगी, जैसे ताई ने बोला कि रिलायंस वॉज अवेलेबल या भारती वॉज अवेलेबल या डीबी वॉज अवेलेबल, और अभी बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो सर्वाइव करेंगी जो बहुत सस्ती है। तो ये भी बहुत आसान है, और ये आजकल तो पूरा इंटरनेट में इतने सारे दुनिया भर के एनालिस्ट हो गए कि बहुत कठिन नहीं है टू फाइंड आउट कि कंपनी का क्या फंडामेंटल है और क्या हो सकता है। तीसरा, अगर आप देखो कि एक हिस्ट्री भी है स्टॉक मार्केट की कि 15% का कंपाउंड रिटर्न है पिछले 20-20 साल से। कुछ भी हो गया, गल्फ वॉर हो गया, कारगिल हो गया, दुनिया का 2008 की मंदी हो गई, 5 गवर्नमेंट चेंज हो गई, कुछ भी हो गया, फिर भी मार्केट ने 15% कंपाउंड रिटर्न पिछले 20 साल में दिया है। तो वो भी अपने को एक, पर फिर भी ऐसा क्यों है कि 90% लोग पैसा नहीं बनाते? ये भी सच्चाई है, 80-90% लोग पैसा नहीं बनाते। और यहीं पे मेरी लर्निंग है कि पहला मेरे को लगता है यहाँ हर आदमी आता है ना, वो 1.5 शाना बनना चाहता है। उसको शाना बन के खुशी नहीं है, उसको 1.5 शाना बनना है। और 1.5 शाना कैसे बनना है? उसको टाइम करना है सब कुछ। जब चलेगा तभी मैं गाड़ी में बैठूंगा, मैं ताहिर के जैसे क्यों कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग करूं, मैं भारती का शेयर क्यों 300 रुपये में लूँ, फिर 200 का भाव देखूँ, फिर मुझे पता भी नहीं है कि कब भाव बढ़ेगा टेलीकॉम का कि नहीं बढ़ेगा। वो तो जब बढ़ेगा खबर आ जाएगी ना, उस दिन ले लेंगे। पर उस दिन वो 200 का 400 हो जाता है तो लगता है अभी तो बहुत बढ़ गया है, घटेगा तब लेंगे। तो जब घटा हुआ था तब भी नहीं लेने का, जब बढ़ा हुआ है तब भी नहीं लेने का। तो पहला की लर्निंग है कि आप शाने बन जाओ, वहाँ तक बहुत अच्छा है, 1.5 शाना बनने की जरूरत नहीं है। सेकंड थिंग इज दैट ये फुल टाइम पैशन के साथ इन्वॉल्व होकर काम करने का काम है, ये पार्ट टाइम जॉब है नहीं। यहाँ फुल टाइम वाले भी, मैं ऑनेस्टली स्वेयर बाय माई डॉटर, if someone were to ask me how much of stock market do you know, if रियल में मैं ऑनेस्ट आंसर दूंगा, मैं बोलूँगा 5% मैं जानता हूँ। आफ्टर 30 years of experience managing so much money and losing and making so much money, the honest answer is I only know 5%.
आई एम येट टू लर्न 95%. अब आप लोग अपना खुद का समझ लो, जो पार्ट टाइम कर रहे हो आप लोग कितना जानते हो. एंड विद दैट नॉलेज you are, if you are betting hundreds of crores of rupees just because someone told you to buy this, someone told you to buy that, you know, or some you just say ये अच्छा ये म्यूचुअल फंड अच्छा कर रहा है, ये PMS अच्छा कर रहा है, you have to devote yourself. Making money is not easy. तो ये प्रोफेशनल का काम है, चाहे आप इंडिविजुअली कर रहे हो या किसी प्रोफेशनल को दे रहे हो. You have to devote yourself. You have to make sure that you take a thorough, well-informed decision. Third thing is time and patience. Because this market rewards people who have patience, who are in the right direction. तो जैसे मैंने पहले भी बोला, आप कोई दूसरी जगह इन्वेस्ट करते हो, क्यों ऐसा नहीं होता कि आप अपने ज़मीन के दलाल को हर 3 महीने में फ़ोन करके पूछते हो मेरे ऑफिस का क्या दाम है, मेरे घर का क्या दाम है, मेरे प्लॉट का क्या दाम है? नहीं पूछते हो ना. वंस इन अ वाइल किसी ने बता दिया तो ठीक है, क्योंकि 10-20 साल तक वो प्रॉपर्टी पड़ी रहती है, कोई आदमी नहीं पूछता है. पर यहाँ पे एवरी डे मॉर्निंग में वो पेपर ले जाके, मोबाइल फ़ोन ले जाके, टॉयलेट में बैठ के रोज़ भाव देखना है, रोज़ इन्हें भी निकालनी है और रोज़ टाइम को गाली देना है कि निफ्टी 1% बढ़ गया, तुम 1.5%, तुम निफ्टी 1% घटा और तुम 1.5% घट गए. ऐसा क्यों हुआ? कुणाल भाई को फ़ोन आ जाएगा, अरे भाई तूने ये PMS में लगवाया पैसा, निफ्टी 1 महीने में 5% घटा, ये PMS 60% घट गया, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? So when we are investing, we have to have the investment mindset. And the investment mindset is that we have to play for a long haul. And that also with an informed and knowledgeable decision. So this is my third point. And the fourth point is that exceptional investment opportunities are very, very few in life. So I can count that even when Reliance NAV went up 100 times, I'm only proud of maybe 15 or 20 companies which would have identified, which would have betted and which have made money. There are a lot of companies which made money, which were transitional. They were gift to us for a bull market. They were not our conviction. So you know, when you get a real good investment opportunity or a good investment manager, go full hog and give yourself time and have a perspective. And I am sure, you know, this is one prayer which I do every morning to God, that if I get reborn as a human, please make me part of the stock market, even in next life. So I think this is a very exceptional marketplace to make money, to make name, to have intellectual satisfaction. But there are some principles which you have to abide by. Thank you, Madhu bhai, thank you, Tahir bhai, and thank you everyone for coming here.